वेलकम फ्रेंड्स टू अवर यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी हब। पिछली क्लास में हमने संविधान से रिलेटेड कुछ टॉपिक के बारे में बात की थी। इस वाली क्लास में हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी मौलिक अधिकारों को लेकर, फंडामेंटल राइट्स को लेकर। स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट जो हैं वो देखे थे। आज हम मौलिक अधिकारों को सिलसिलेवार जो हैं वो शुरू करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे मौलिक अधिकारों को लेकर, और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत हमने बात की थी कि यह अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक के मध्य वर्णित है। तो वन बाय वन हर अनुच्छेद के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 12 के ऊपर हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 12 में आखिर है क्या। तो आर्टिकल 12 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा जो है वो दी गई है। ध्यान से सुनना, आर्टिकल 12 में राज्य शब्द की परिभाषा जो है वो वर्णित है। क्या है इस राज्य शब्द की परिभाषा में, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो भाग 3 है आपका, इन अनुच्छेदों के ऊपर जो आपका भाग 3 है, उस भाग 3 में जहां जहां राज्य शब्द आएगा वहां वहां राज्य शब्द से तात्पर्य या मतलब क्या निकाला जाएगा, उन सब के इर्द गिर्द जो है ये राज्य शब्द की परिभाषा के संबंध में बात होगी। तो आर्टिकल 12 के अंदर राज्य शब्द से तात्पर्य जो है वो बताया गया है भारत सरकार, ध्यान से सुनना, भारत सरकार तथा हमारी संसद, असेंबली। सेकंड, राज्य सरकार, सेकंड है हमारी स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार व राज्य की विधान मंडल, राज्य की विधान मंडल जो है वो इस राज्य शब्द में काउंट होगी। और तीसरा है कोई स्थानीय प्राधिकारी, कोई स्थानीय प्राधिकारी यानी कि कोई लोकल बॉडीज का कोई अधिकारी है तो वो भी इसी के अंतर्गत जो है वो शामिल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट के ऊपर, और वो है कोई अन्य अधिकारी, कोई अन्य अधिकारी। तो इन चारों को सम्मिलित रूप से राज्य शब्द में काउंट किया जाएगा। तो ध्यान से सुनना मित्रों, यहाँ जिस राज्य शब्द की हम बात कर रहे हैं वो कोई पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इस टाइप के राज्य से यहाँ तात्पर्य नहीं लिया जाएगा। यहाँ राज्य शब्द से तात्पर्य ऐसी संस्थाएं, ऐसी लोकल बॉडीज से लिया जाएगा जो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों के संबंध में कुछ शक्तियाँ या कुछ अधिकार रखती हैं। तो उन्हीं को हम राज्य शब्द में शामिल करेंगे। चलिए, ये था हमारा आर्टिकल 12 या 12 के संबंध में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 13 के ऊपर, अनुच्छेद 13 के ऊपर। वैसे पिछली क्लास में हमने बात की थी कि हमारा जो मौलिक अधिकारों का चैप्टर है वो आर्टिकल 12 से शुरू होगा, लेकिन मौलिक अधिकार एग्जैक्ट जो है वो अनुच्छेद 14 से प्रारंभ होंगे। लेकिन उससे पहले भी दो मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पता करना है, और वो है 12 और 13। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे अगले अनुच्छेद के ऊपर, और वो है अनुच्छेद 13। आर्टिकल 13 के ऊपर हम बात कर रहे थे मित्रों। तो चलिए, आर्टिकल 13 जो है वो उसके टोटल जो है वो 3 पार्ट है मित्रों। टोटल 3 पार्ट में आर्टिकल 13 या अनुच्छेद 13 को पढ़ा जाएगा। बात करते हैं कि उन तीनों पार्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 13 का पार्ट 1, आर्टिकल 13 का भाग 1, इसमें लिखा हुआ है कि ऐसी संविधान पूर्व, ध्यान से सुनना मित्रों, ऐसी संविधान पूर्व विधियां, ऐसी संविधान पूर्व विधियां जो मौलिक अधिकारों का हनन करेगी, जो मौलिक अधिकारों का, जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करेंगी वो शून्य हो जाएगी। वो मित्रों क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। आर्टिकल 13 का फर्स्ट जो है वो ये कहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2, आर्टिकल 13 का भाग 2, ये कहता है ऐसी संविधानेतर, पहले मैं लिख दूं फिर मैं इसको जो है वो टैकल कर दूंगा आपके लिए। ऐसी संविधानेतर विधियां जो मौलिक अधिकारों का हनन करें, ऐसी संविधानेतर विधियां जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करेंगी वो शून्य होगी। वो भी क्या होगी? शून्य होगी। और
भाग 3 के अंदर जो है वो हमारे इस विधि शब्द की परिभाषा लिखी हुई है कि इस विधि शब्द के अंतर्गत किस प्रकार की बॉडी जो है वो शामिल किए जाएंगे। तो वो है मित्रों, तो 1 बाय 1 हम इसको बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं इस पहले भाग से। तो पहले भाग में लिखा हुआ है कि ऐसी संविधानेतर विधियां, संविधान पूर्व विधियां, ऐसी संविधान पूर्व विधियां जो मौलिक अधिकारों का हनन करेंगी वो शून्य हो जाएंगी। तो यहाँ दो बातें जो हैं वो हमें समझनी जरूरी है। पहले कि यहाँ किस प्रकार की विधियाँ जो हैं वो शामिल की गई है। विधियों से सीधा सरल सा तात्पर्य आप कानूनों से यहाँ ले सकते हैं, यानी कि ऐसे कानून, भाग ये फर्स्ट ये कहता है कि ऐसे कानून जो संविधान के लागू होने से पहले के बने हुए हैं, ऐसे कानून जो संविधान के लागू होने यानी कि 1950 से पहले के बने हुए हैं, अगर वो कानून हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करेंगे, अगर वो कानून हमारे मौलिक अधिकारों के आड़े आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे, तब ऐसी कंडीशन में हमारे मौलिक अधिकार जो हैं ये तो बने रहेंगे मित्रों, और वो कानून जो हैं, वो विधियां जो हैं वो क्या हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। तो वो विधियां जो हैं वो जीरो हो जाएंगी। क्लियर? यहाँ दो चीजें जो हैं वो ध्यान से समझने लायक है। पहली कि ये जो विधियां हैं, ये जो कानून हैं जो संविधान के लागू होने से पहले की हैं, ये प्रारंभ से शून्य नहीं होंगी मित्रों, ये प्रारंभ से शून्य नहीं होंगी। ये उसी कंडीशन में शून्य होंगी जिस कंडीशन में उन्होंने मौलिक अधिकारों का हनन किया है। जब इनका पैराडॉक्सियल बातें जो हैं वो मौलिक अधिकारों के साथ होंगी, तब ही ऐसी कंडीशन में ये मौलिक अधिकार, ये जो विधियां हैं ये हमारी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएंगी मित्रों। तो ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर हमने बात की थी आर्टिकल 13 की धारा 2 के तहत, इसमें क्या है, तो इसमें लिखा था कि ऐसी संविधानेतर विधियां, ऐसी संविधानेतर विधियां जो मौलिक अधिकारों का हनन करेंगी, जो मौलिक अधिकारों का हनन करेंगी, प्रारंभ से शून्य होंगी। प्रारंभ से क्या हो जाएगी मित्रों, शून्य हो जाएगी। तो यहाँ मैंने एक और शब्द जो है वो ऐड किया आपके लिए, और वो है प्रारंभ। तो दोनों ही अनुच्छेदों में या दोनों ही धाराओं में किस प्रकार से डिफरेंस है वो भी आप जान लेना। तो चलिए, सबसे पहली बात तो यहाँ किस प्रकार की विधियों की बात कर रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ जिन विधियों की बात हो रही है वो है संविधानेतर विधियाँ, यानी कि ऐसी विधियाँ जो संविधान के लागू होने के बाद बनी हैं, ऐसे कानून जो संविधान के लागू होने के बाद सरकारों ने बनाए हैं, और अगर वो कानून मौलिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करें, वो कानून मौलिक अधिकारों को हनन करें, उन्हें कम करें, तब ऐसी कंडीशन में वो कानून क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और जीरो किससे, कब से, तो जीरो माना जाएगा साहब उसे प्रारंभ से, यानी कि जिस दिन उन्हें लागू करने की कोशिश की जाएगी उसी दिन से ही वो कानून शून्य माने जाएंगे, यानी कि वो कानून कभी लागू होंगे ही नहीं। तो ध्यान से सुनना, ऐसे कानून जो संविधान के लागू होने के बाद बनाए और वो कानून अगर मौलिक अधिकारों का हनन करें तो वो नहीं कर पाएंगे, वो लागू ही नहीं होंगे, यानी कि सरकारें ऐसा कानून बना ही नहीं सकती। इसका ट्विस्टेड जो फैक्ट है वो यही बनेगा कि ऐसे कोई कानून सरकारें बना ही नहीं सकती जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करेंगी। क्लियर यहाँ तक, ये भी आपने याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे तीसरी धारा पर कि तीसरी धारा में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो तीसरी धारा में जो है वो बात की गई है यहाँ विधि शब्द से कि साहब आपने ये बोला कि संविधानेतर विधियां हैं, आपने ये बोला संविधान पूर्व विधियां हैं, लेकिन इन विधियों में काउंट किसे किया जाएगा, कौन कौन इस विधि शब्द की परिभाषा में या इस शब्द की अंदर जो है वो काउंट होंगे। तो आर्टिकल 13 की धारा 3 जो है वो अपने आप में कुछ शब्दों को इसमें समाहित करती है, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने विभिन्न निर्णयों में
इस विधि शब्द में क्या क्या आएगा उसको भी समाहित किया है। तो विधि शब्द के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई कानून, कोई अधिनियम या कोई नियम, कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस या फिर कोई अध्यादेश, यहाँ तक कि अध्यादेश भी मित्रों, कोई अध्यादेश या कोई विनियम या कोई आदेश या फिर कोई प्राचीन रूढ़ि, परंपरा और यहाँ तक कि कोई पुरानी प्रथाएं भी हैं, अगर उनको भी जो है वो इस विधि शब्द की परिभाषा में काउंट किया गया है, यानी कि सरकारों के द्वारा बनाए गए अधिनियम, नियम, अध्यादेश, विनियम, आदेश और प्राचीन रूढ़ियाँ, परंपराएं और प्रथाएं भी जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं वो भी इस विधि शब्द में आएंगी। यानी कि इस प्रकार की कोई परंपरा, रूढ़ी, प्रथा भी हमारे मौलिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती, है ना मित्रों। सती प्रथा जैसी कोई भी बात जो है वो आज लागू नहीं हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है। क्लियर यहाँ तक? अब ये तो है मित्रों रिटन फैक्ट, है ना। इस संविधान में इन बातों को लिख दिया। अब संविधान की इन बातों को लागू करवाएगा कौन? कौन ये चेक करेगा कि वो कानून जो है वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है या नहीं? किसके पास ये पावर है? कौन हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा? तो ध्यान से सुनना, इस प्रकार के जितने भी कानून हैं उनको चेक करने की पावर जो है वो हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय को, या फिर मैं कहूँ एग्जैक्ट न्यायपालिका के पास है। न्यायपालिका के पास है और न्यायपालिका द्वारा कानूनों को इस प्रकार से चेक करने की पावर जो है उसे हम न्यायिक पुनरावलोकन की पावर कहते हैं। मित्र ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यायिक पुनरावलोकन की पावर। जब न्यायपालिका कानूनों को, सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों को इस संदर्भ में चेक करे कि वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है या नहीं, तब न्यायपालिका की यह शक्ति, यह पावर या यह अधिकार कहलाएगा न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। और न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार जो है वो आपको 13 में ही समाहित मिलेगा, अलग से कहीं मेंशन नहीं है। तो ये भी आपने बातें जो हैं वो याद रखनी है। तो हमने बात कर ली आर्टिकल 12 की, आर्टिकल 13 की, और इसके बाद अब हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे पहले मौलिक अधिकार की। हमारा पहला मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल 14 से प्रारंभ होता है। मेरे ख्याल से पिछली क्लासेज में हमने 6 के 6 मौलिक अधिकारों पर डिस्कस कर लिया था कि 6 के 6 मौलिक अधिकारों के लिए क्या हेडिंग है और वो किन अनुच्छेदों में समाहित हैं या इंक्लूड हैं और उनको किस संदर्भ में, किस सीक्वेंस में हमने जो है वो पढ़ना है। तो ये सारी ही बातें एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं अक्सर, तो वो भी आप लोगों को थोड़ा सा चेक कर लेना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले ही मौलिक अधिकार की। और हमारा पहला ही मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार या फिर समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। समानता का अधिकार जो है वो हमारा प्रथम मौलिक अधिकार है और ये प्रारंभ होता है अनुच्छेद 14 से और अनुच्छेद 18 तक में समानता का अधिकार जो है वो हमारा वर्णित है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो यहीं से बनता है कि समानता का अधिकार कुल कितने अनुच्छेदों में वर्णित है। समानता का अधिकार टोटल कितने अनुच्छेदों में वर्णित है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 3। तो इस प्रकार के 4 ऑप्शन देकर वो आपसे पूछ लेगा मित्रों। तो इस संदर्भ में भी आप देख लेना कि आर्टिकल 14 से 18 तक में टोटल कितने अनुच्छेद आते हैं और वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आर्टिकल समानता के अधिकार के अंतर्गत टोटल जो अनुच्छेद आ रहे हैं, 5 अनुच्छेद जो आ रहे हैं, उन अनुच्छेदों पर 1 बाय 1 जो है वो हम बात कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले अनुच्छेद के अंतर्गत आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 की जो हेडिंग है वो है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता या समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ।
विधि के समक्ष समानता, इंग्लिश में जो वर्डिंग है वो इस प्रकार की है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष या कानून के समक्ष समानता। तो यहाँ से जो प्रश्न बनने की संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये ऐसा एक अनुच्छेद है जिसकी लैंग्वेज जो है वो अपने आप में एक प्रश्न का रूप काम करती है। तो अगर आपको लैंग्वेज जो क्लियर है तो मेरे ख्याल से आप इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है तो उसको अच्छे से टैकल कर सकते हो। तो क्या है वो लैंग्वेज, वो भी आप थोड़ा सा चेक कर लेना। यहाँ लिखा है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र में, यानी कि इंडियन टेरिटरीज के अंदर, वो मैं लिख नहीं रहा, बस मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता तथा विधि के समक्ष समानता या समता एक ही बात है, तथा विधियों का समान संरक्षण, तथा विधियों के समान संरक्षण से, विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता, से वंचित नहीं कर सकता मित्रों। तो ये है आर्टिकल 14 की पूरी जो है वो आपकी लैंग्वेज, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज, हालांकि इसको कह नहीं सकते, बट 90 to 95% जो है वो आपको ऐसे ही शब्द मिलेंगे। फिर हो सकता है आगे पीछे कुछ, जिसे तथा के स्थान पर उन्होंने कुछ और शब्द प्रयोग किया हो, मैं उन शब्दों की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज सब चीज़ें जो है वो उसमें सेम है। तो चलिए अब यहाँ जो है कुछ हिडन वर्ड्स हैं जो हमारे लिए की पॉइंट्स का काम करेंगे, और उन्हीं की पॉइंट्स को हमने जो है वो पकड़ना है और उसके हिसाब से जो है वो हमें आंसर देना है। तो चलिए सबसे पहली बात, यहाँ जो शब्द आपका निकल के आएगा वो आएगा राज्य शब्द से, राज्य शब्द से, यानी कि यहाँ राज्य शब्द का क्या तात्पर्य है। तो मित्रों हमने आर्टिकल 12 अभी जस्ट पढ़ा है, यहाँ राज्य शब्द से वही मतलब है जो आर्टिकल 12 में परिभाषा है, यानी कि भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल, कोई स्थानीय अधिकारी, कोई अन्य अधिकारी। क्लियर। फिर उसके बाद अगला जो शब्द है जिस पर गौर किया जाना चाहिए वो है आपका व्यक्ति शब्द, पर्सन। क्लियर, ध्यान से सुनना, यहाँ मैंने व्यक्ति को जो है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट दी है। तो एक तो मित्रों शब्द है आपके सामने व्यक्ति, और एक शब्द है नागरिक, सिटीजन। हमारे संविधान में कुछ ऐसे भी मौलिक अधिकार हैं जो केवल और केवल नागरिकों के लिए बात करते हैं, और वहीं कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जैसे कि आप देख रहे हो जो व्यक्तियों के लिए बात कर रही हैं, और दोनों ही प्रकार की व्यवस्थाएं जो हैं वो अलग अलग है, सेम नहीं है, समान नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपने चेक कर लेना मित्रों। चलिए अगले वर्ड्स की बात करते हैं। तो अगले जो वर्ड है वो है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता की हम बात कर रहे थे, जिस पर हमें गौर करनी चाहिए। और नेक्स्ट जो वर्डिंग है वो है विधियों का समान संरक्षण, इस पर भी हम बात करेंगे। और नेक्स्ट जो शब्द है वो है नहीं। क्लियर। तो इस प्रकार के टोटल 1 2 3 4 5 जो हैं वो इस स्टेटमेंट के अंदर वर्ड हैं जिनके बारे में हमें पता करना है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हमने राज्य की बात कर ली, फिर हमने बात की व्यक्ति और नागरिक की। तो ध्यान से सुनना मित्रों, नागरिक जो है वो किसी देश विशेष का होता है, किसी देश विदेश का से संबंधित जो है ये कॉन्सेप्ट है नागरिक। और वहीं व्यक्ति जो शब्द है वो देश से परे की व्यवस्था है, देश से परे की कोई व्यवस्था है वो है व्यक्ति। यानी कि कोई विदेशी नागरिक, कोई अमेरिका का कोई नागरिक है, कोई जापान का कोई नागरिक है, वो जब भारत में आएगा तो वो व्यक्ति के अंतर्गत आएगा। और हम या आप जो हैं वो हम भारत के क्या हैं मित्रों, नागरिक हैं। तो आप देख रहे हो इस व्यक्ति शब्द में नागरिक सिटीजन भी आ जाएंगे और अदर कंट्री के सिटीजन भी आएंगे। इंडियन सिटीजन तो आएंगे ही आएंगे, अदर सिटीजन भी आ सकते हैं। तो व्यक्ति एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और नागरिक जो है वो एक माइनर कॉन्सेप्ट है, इसके रिलेटिविटी। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब आगे वाले वर्डिंग्स पर बात करते हैं
कि विधि के समक्ष समानता शब्दों से यहाँ क्या तात्पर्य है मित्रों। विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण जैसे जो शब्द हैं इन पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, विधि के समक्ष समानता जो है, ये जो शब्द हमारे संविधान में लिखे गए हैं ये हमने ब्रिटेन से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं, और इसी को ही हम विधि का शासन के रूप में संबोधित करते हैं। और विधियों का समान संरक्षण ये जो शब्द है ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है मित्रों, अमेरिका के संविधान से। दोनों में बड़ा ही फर्क है। ये पहली वाली जो वर्डिंग है ये कहती है कि विधियों के समक्ष समानता है, यानी कि हर व्यक्ति जो है वो कानून की नज़र में क्या है साहब, समान है, इक्वल है। कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, कोई भी अमीर गरीब नहीं है, कोई भी जात पात नहीं है, सब के सब कानून की नज़र में समान है। पहला कॉन्सेप्ट ये। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है ये जस्ट इसका ऑपोजिट है। ये कहता है ऐसा नहीं हो सकता कि दो व्यक्ति जो हैं वो समान हो, दो व्यक्तियों की परिस्थिति समान हो, दो व्यक्तियों की पृष्ठभूमि समान हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ऐसे व्यक्तियों जिनके पृष्ठभूमियाँ अलग अलग हों, जिनकी परिस्थितियाँ अलग अलग हों, उनको एक ही कानून के अंतर्गत जो है वो आप ट्रीट नहीं कर सकते। ये वाला कॉन्सेप्ट ये बात करता है। तो हमारे संविधान में हमने इसको भी रखा है और इसको भी रखा है। क्लियर, ये भी आप चेक कर लेना। फिर मैंने बात की नहीं की। क्लियर, तो हमारा नहीं से सिंपल सा तात्पर्य है कि हमारा ये जो अनुच्छेद है, जो आर्टिकल 14 है, इसकी जो प्रकृति है वो आपकी नकारात्मक है मित्रों। प्रकृति कैसी है, नकारात्मक, क्योंकि इसमें जो है वो नहीं शब्द आ गया। तो ये जो पूरी स्टेटमेंट है ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है ना। और ऐसे ही कुछ प्रकार के सिंबल देके आपका पूछ लेगा, 4-5 अनुच्छेद दे देगा मौलिक अधिकारों से संबंधित, और पूछ लेगा कि इनमें से कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं या कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जहाँ जो नकारात्मक, जो अपने आप में नकारात्मक है। तो ऐसे शब्दों पर भी आपने, ऐसे पुछले शब्दों पर भी आपने गौर रखनी है मित्रों। ठीक है यहाँ तक। चलिए, ये था हमारा आर्टिकल 14 के बारे में। चलिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आगे की बातें जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।